गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र में वो है इंडिफरेंस कर्व्स। इंडिफरेंस कर्व्स को हम तटस्थता वक्र या फिर सम उपयोगिता वक्र या फिर कभी कभी उदासीनता वक्र भी कहते हैं। इस इंडिफरेंस कर्व को हम आईसी शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोलेंगे। ऑर्डिनल जो आपका क्रमवाचक जो माप था उपयोगिता का, उसकी विश्लेषण के लिए इंडिफरेंस कर्व एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र या टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आप थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। एक तटस्थता वक्र यानी कि आईसी दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान उपयोगिता या संतुष्टि मिलती है। यानी कि अगर कोई एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है तो तटस्थता वक्र के सारे जो बिंदु होंगे वो किसको दर्शाएंगे? उन दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाएंगे। तो तटस्थता वक्र पे जितने भी बिंदु होंगे अलग अलग वस्तुओं के संयोगों के, उससे प्राप्त जो उपयोगिता होगी वो एक उपभोक्ता के लिए समान होगी। दूसरे शब्दों में यानी उपभोक्ता सभी संयोगों के लिए तटस्थ है। इसको हम दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहते हैं तो आप देखिए, तटस्थता वक्र विधि क्रम सूचक, हमने क्रम सूचक और दूसरा गणनावाचक हमने माप पढ़े थे उपयोगिता के। क्रम सूचक को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। तटस्थता वक्र विधि क्रम सूचक उपयोगिता की व्याख्या करने की एक ऐसी विधि है जिससे दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को ज्ञात किया जा सकता है जिनसे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। देखिए, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इस एग्जाम्पल को हम इस क्लास में वापस यूज़ करेंगे, तभी हमने पहले ही एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया है। अगर वस्तुएं हैं Q1 और Q2, दो वस्तुएं हैं। Q1 वस्तु की मात्रा को अगर हम स्मॉल q1 ले रहे हैं और Q2 वस्तु की मात्रा को अगर हम y एक्सिस में Q2 ले रहे हैं, तो देखिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे चार संयोग लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो पहला संयोग क्या है कि एक वस्तु की इकाई Q1 वस्तु की, तो 50 वस्तुओं की इकाई किसकी? Q2 की। इस प्रकार से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ संयोग 50, 44, 39, 35 जो इकाइयां हैं Q2 की वस्तु की, उसको अगर हम ट्रेस करते हैं, जैसे एक इकाई के साथ में Q2 वस्तु की कितनी इकाइयां? 50 इकाइयां। तो इस केस में सेकंड जो संयोग प्राप्त होती वो दो इकाइयां Q1 की किसके साथ में? 44 इकाइयां Q2 की। तो ये अगर हम लाइन ट्रेस करते हैं, इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इस इंडिफरेंस कर्व की खासियत क्या है कि इसमें जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है आपको वो कांस्टेंट है या स्थिर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक तटस्थता वक्र या आईसी उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिस पर उपभोक्ता को दो इकाइयों की उपभोग करने पर हर एक संयोग से समान उपयोगिता प्राप्त होती है। इस आईसी पर देखिए, ये जो कर्व है आपके पास में, वक्र है, इस वक्र को हम क्या कह रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व। और इस वक्र पर उपभोक्ता कहीं पे भी उपभोग करे, उसकी उपयोगिता क्या प्राप्त होगी? समान होगी या कांस्टेंट होगी। ये एक तटस्थता वक्र की विशेषता होती है। इस तटस्थता वक्र से हम
यूटिलिटी एनालिसिस जो करते हैं उस पर भी हम अगली क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इससे पहले तटस्थता वक्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली जो विशेषता है, अब देखिए ये जो आपके स्क्रीन पे जो बाएं हाथ को जो मैप है या ग्राफ है, रेखा चित्र है, इसमें दो इंडिफरेंस कर्व दर्शाई गई हैं, IC1 IC2। इस प्रकार से IC1 IC2 IC3 अलग अलग अगर इंडिफरेंस कर्व दर्शाई जा सकती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप, मानचित्र। किसका? इंडिफरेंस कर्व्स का। अब पहली जो विशेषता है आप देखिए क्या है, एक ऊंचे IC पर उपभोक्ता को नीचे के IC की तुलना में ज़्यादा संतोष या संतुष्टि या उपयोगिता, आप कुछ भी कह सकते हैं, प्राप्त होता है। अब आपको मालूम है, पहले हमने एग्जाम्पल जो लिए थे या पहले जो हमने थियरी पढ़ी थी उपयोगिता की, उसमें हम ये कहते हैं कि कुल उपयोगिता ज़्यादा उपभोग करने से बढ़ता है। अब देखिए, अगर हम IC1 लेते हैं वक्र इस ग्राफ में, उसके अगर हम B पॉइंट को लेते हैं, तो B पॉइंट में Q2 वस्तु की OA मात्रा हम उपभोग करते हैं, Q2 वस्तु की OA मात्रा उपभोग करते हैं, और उसके साथ में Q1 वस्तु की AB मात्रा हम उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। परंतु अगर हम IC2 पे जाते हैं तो देखेंगे, अगर हम Q2 की मात्रा समान रखते हैं, OA रखते हैं, परंतु IC2 पर अब जो Q2 वस्तु की जो मात्रा है वो क्या हो गई है, AC हो गई है, जो कि AB मात्रा से अधिक है। अगर हम नीचे देखेंगे तो ये Q1 डैश थी पहले IC1 पे, अब Q1 डबल डैश हो गया है, यानी कि Q2 वस्तु की मात्रा हम अब अधिक उपभोग कर रहे हैं। तो हमें मालूम पड़ता है कि जैसे जैसे हम मूल बिंदु से ऊपर उठते जाएंगे, वैसे वैसे उन ज़्यादा ऊपर वाले जो इंडिफरेंस कर्व्स होंगी, तटस्थता वक्र होंगी, उस पर जो उपयोगिता प्राप्त होगी, हालांकि उस वक्र पे समान उपयोगिता प्राप्त होगी, लेकिन नीचे वाले IC या नीचे वाले तटस्थता वक्र से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। अब दूसरा जो इसकी विशेषता है, ये देखिए, दो IC यानी कि दो उदासीनता वक्र या सम उपयोगिता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं काटते हैं। इसके पीछे देखिए, ये जो आपके पास में राइट साइड पे जो ये ग्राफ है, इसको हम देखते हैं। पहला है हमारे पास में IC1 और दूसरा इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास में IC2। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो दशा है जिसमें IC1 और IC2 A पॉइंट पे, A बिंदु पे एक दूसरे को काटती है, ये कभी भी संभव नहीं है। क्यों? आप देखिए, A पॉइंट पे क्योंकि IC1 और IC2 एक दूसरे को काटती है, इसका ये मतलब है कि IC1 पर जितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है उपभोक्ता को, IC2 पर भी उतनी ही उपयोगिता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि IC1 और IC2 दोनों पर, हर एक बिंदु पर एक समान उपयोगिता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि IC या इंडिफरेंस कर्व की ये विशेषता है कि एक इंडिफरेंस कर्व के हर एक बिंदु पर समान उपयोगिता प्राप्त होती है उपभोक्ता को। A बिंदु पर जितनी Q2 की मात्रा उपभोग हो रही है उतनी ही Q1 की मात्रा उपभोग हो रही है, तो IC1 बराबर IC2 हो जाती है उपयोगिता के मात्रा के संदर्भ में। परंतु अगर आप कोई और पॉइंट ले लीजिए, जैसे हमने C लिया है IC1 पे और B लिया IC1 पे और C लिया है IC2 पे। अब C पॉइंट पर मूल बिंदु से लेके ये OD मात्रा Q2 की उपभोग हो रही है और DC मात्रा किसकी उपभोग हो रही है, Q1 की। सिमिलरली B पॉइंट पे
ओडी मात्रा तो वाई की सेम है, लेकिन अब एक्स की मात्रा Q1 की मात्रा कितनी है, dB, यानी कि IC2 के मुकाबले में अधिक Q1 की मात्रा इस बिंदु पर उपभोग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ, इस पॉइंट पे जब आप OD मात्रा Q2 की उपभोग कर रहे हैं, तब IC2 के मुकाबले में IC1 पर अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, जो कि ए बिंदु को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, इसके विरोधाभास में रहती है। इसलिए कोई भी आप दूसरे और कोई भी पॉइंट ले लीजिए ए को छोड़ के, आपको ये दिखेगा कि IC2 और IC1 में उपयोगिता की मात्रा अलग अलग है। इस प्रकार से ये आप दिखा सकते हैं मानचित्र को लेकर कि कभी भी दो IC एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा और फोर्थ पॉइंट एक दूसरे से, जो इनकी विशेषता है, एक दूसरे से थोड़ा संबंध रखता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तीसरा पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे पहले प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कह रहे, MRS। अब विशेषता क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है किसी भी IC वक्र पर, किसी भी इंडिफरेंस कर्व पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर हम क्या कह रहे हैं, घटती हुई होती है। यानी अगर हम ये कहें कि Q2 के बदले में Q1 की प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई मिलेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, MRS Q1 फॉर Q2। इसको हम पहले ग्राफ से देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ये जो पहला वाला हमने ग्राफ लिया था, आप देखिए, इसका रीज़न भी क्या है आपको मैं बता दूंगा। अगर हम एक इकाई Q1 की यूज़ कर रहे हैं और उस संयोग में Q2 की हमने 50 इकाइयाँ यूज़ करी, तो Q1 को अगर हम 2 इकाइयाँ करना चाहते हैं, यानी 1 + 1 2, तो हम कितनी इकाइयाँ कम कर रहे हैं Q2 के, 50 - 44, यानी कि 6 इकाइयाँ। तो पहले एक एडिशनल यूनिट Q1 की प्राप्त करने के लिए हम कितनी त्याग दे रहे हैं, Q2 की 6 इकाइयाँ की। अब ये चीज़ आपको पहले फिर से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि उपभोक्ता की आय कांस्टेंट रहती है, तो एक वस्तु की इकाइयाँ अगर वो बढ़ाना चाहता है, तो दूसरे वस्तु की क्या करनी पड़ेगी, उसको इकाइयों की त्याग देनी पड़ेगी। अब देखिए, सेकंड से थर्ड यूनिट अगर Q1 की वो बढ़ाता है, एक और यूनिट अगर वो बढ़ाता है उपभोग की, तो अब वो क्या कर रहा है, 44 - 39, यानी कि 5 इकाइयाँ अब वो Q2 की सैक्रिफाइस कर रहा है या त्याग कर रहा है। इस प्रकार 3 से 4 पे जब जाता है, तो वो 39 - 35, यानी कि 4 इकाइयाँ Q2 की सैक्रिफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो ये जो निरंतर त्याग करने की जो रेट है, वो पहले 6 यूनिट था, फिर 5 यूनिट हो गया, फिर 4 यूनिट हो गया, ऐसे ये निरंतर घटता रहता है। तो जो प्रतिस्थापन का जो दर है, वो क्या हो गया, निरंतर घटता हुआ। ये क्यों है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। जो मैंने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम पढ़ाया था, जिसको हास्यमान सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है, उसमें मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उपभोग को हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, घटती जाती है। सिमिलरली इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, किसी अगर वस्तु की हम उपभोग को कम करते हैं, तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट से सेकंड यूनिट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं Q1 की, तो हमने 6 इकाइयाँ किसकी सैक्रिफाइस करी है, Q2 की। अब देखिए, सीमांत उपयोगिता किसकी, Q1 की तो घट गई और Q2 की बढ़ जानी चाहिए। इसका मतलब
इसी से मिलता है कि प्रतिस्थापन का सीमांत दर क्यों घटती है। अब जैसे ही हम 2 से 3 इकाइयाँ प्राप्त करना चाहते हैं, Q1 की सीमांत उपयोगिता तो घट रही है, लेकिन क्योंकि Q2 की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, अब उसको हम कम त्याग करना चाहेंगे, 1 इकाई अधिक Q1 की प्राप्त करने के लिए। इसीलिए ये जो इकाइयाँ जो त्याग कर रहे हैं हम, पहले 6 इकाई, फिर 5, फिर 4, ये निरंतर घटता जाता है। इसी को हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर या सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम डेफिनेशन वाइज कैसे समझ सकते हैं। उपभोक्ता के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर वह दर है जिस पर उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग से प्राप्त पूर्ण उपयोगिता को बिना प्रभावित किए मतलब सेम टोटल यूटिलिटी उसको प्राप्त हो रही है, किसी एक की न्यूनतम मात्रा को अन्य वस्तु की न्यूनतम मात्रा से प्रतिस्थापित करता है। इसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये क्या है? निरंतर घटता जाता है, क्योंकि ये जो न्यूनतम मात्रा को किसी अन्य वस्तु की न्यूनतम मात्रा से प्रतिस्थापित करते हैं, ये अन्य वस्तु की जो मात्रा होती है ये निरंतर घटता जाता है। इसीलिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? घटती है। अब ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटने से क्या होता है? जो शेप मिलता है किसका? आईसी का। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व का जो शेप मिलता है वो मूल बिंदु के प्रति क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है या उन्तोदर होता है। मतलब वो लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे की तरफ आता है। ये मूल बिंदु के प्रति क्या होती है? ऐसे शेप जो होता है ये क्या होता है? कॉन्वेक्स कहलाता है या उन्तोदर कहलाता है। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। अब चौथी जो विशेषता हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व का, वो क्या होता है? आईसी का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। ढाल हम कहते हैं स्लोप को, किसी भी वक्र का या किसी भी रेखा का हम ढाल निकाल सकते हैं। ढाल हमें क्या बताता है? परिवर्तन का दर। ढाल हमें क्या बताता है? परिवर्तन का दर। आईसी वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब जाते हैं तो एक वस्तु का प्रतिस्थापन मतलब वस्तु के इकाइयों का प्रतिस्थापन दूसरे वस्तु से किया जाता है। यानी एक वस्तु के मात्रा में वृद्धि होने पर दूसरे वस्तु की मात्रा में गिरावट आती है। यह आपने पहले भी देख लिया है प्रतिस्थापन की सीमांत दर जब हमने अभी पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी वक्रीय इस शेप का जब भी कर्व होता है उसका स्लोप हम उस पर स्पर्श रेखा, उस बिंदु के किसी बिंदु पर अगर हम ढाल निकालना चाहते हैं तो उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। फिर हम देखते हैं अगर ये y है और ये x है, ये y वस्तु है, ये x वस्तु है, तो ढाल हम कैसे नापेंगे? स्लोप ऑफ आईसी डेल्टा y, मतलब y में परिवर्तन किसके कारण? x में परिवर्तन के कारण। ठीक है, y में परिवर्तन किसके कारण? x में परिवर्तन के कारण। x में परिवर्तन को हम क्या कह रहे हैं? अगर x2 ज़्यादा है और x1 कम है तो x2 माइनस x1 से, और इस प्रकार क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 डेल्टा y हो जाएगा। तो ये दर क्या हुआ? x के परिवर्तन के कारण y में जो परिवर्तन का जो दर आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? स्लोप कह रहे हैं, ढाल कह रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर जब हमने पढ़ा था कि अगर डेल्टा y पॉजिटिव होता है तो डेल्टा x नेगेटिव होगा। यानी कि अगर x हम कम करते हैं तो y बढ़ेगा, अगर हम x बढ़ाते हैं तो y कम होगा। तो या तो y2 माइनस y1 माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, या x2 माइनस x1 ऋणात्मक होगा। तो एक
कोई भी इनमें से ऋणात्मक होने से स्लोप क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए, जब हम सीमांत की बात करते हैं तो हम सूक्ष्म परिवर्तन अगर हम करते हैं डेल्टा एक्स में, डेल्टा एक्स में इसको हम कहते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अगर x में परिवर्तन सूक्ष्म होता है, उसके कारण जो y में परिवर्तन का दर होता है उसको हम dy बाई dx कहते हैं, जिसको हम प्रथम सरल अवकलज कहते हैं। इसी को हम सीमांत प्रतिस्थापन का दर कह रहे हैं x की y के लिए, या q1 अगर हम x एक्सिस में लेते हैं, y को के जगह हम q2 लेते हैं। MRS x फॉर y हमेशा आपके पास में नेगेटिव आता है। यही हमारा स्लोप है। तो स्लोप ऑफ IC जो होता है वो प्रतिस्थापन की सीमांत दर दो वस्तुओं के लिए उसके बराबर होता है और वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि इस प्रकार अगर हम IC पर मूवमेंट करते हैं तो जैसे जैसे y कम होगा वैसे वैसे x बढ़ता जाएगा, तो y2 माइनस y1 नेगेटिव हो जाएगा, x2 माइनस x1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटल ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम उल्टा चलते हैं, अगर हम दाएं से बाएं की तरफ ऊपर चलते हैं तो x2 माइनस x1 नेगेटिव हो जाएगा और y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक नीचे वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, तो भी आपके पास में जो ढाल है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास में इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं थी। इसी पे आधारित क्रमवाचक माप या क्रम सूचक, जिसको हम ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी कहते हैं, उस पर आधारित भी आपके पास में उपभोक्ता साम्य की स्थिति, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम अध्ययन करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास का हमारे पास में टॉपिक होगा। धन्यवाद, थैंक यू।